ओ स्टार्ट करते हैं आज। लास्ट एक छोटा सा कंसंट्रेशन यूनिट बचा हुआ बच्चों। हाँ, छोटा सा एकदम क्यूट सा एकदम, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। लास्ट कीजिए इसको और इसके बाद सिलेबस बढ़ाते चलिए। पार्ट्स पर मिलियन एक ऐसा कंसंट्रेशन यूनिट है बेटा जो यूज करते हैं। इट इज लिख रहा हूं, इट इज यूज्ड ओनली फॉर, इज यूज्ड ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये हम लोग बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तभी यूज करेंगे। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, मतलब नेग्लिजिबल हो। बोल रहा हूं सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? नेग्लिजिबल, राइट। सो यहां कि दिस कंसंट्रेशन यूनिट इज यूज्ड ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो बेटा, बोल रहा हूं कि पार्ट्स पर मिलियन एक ऐसा कंसंट्रेशन यूनिट है जो यूज करते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, राइट। नाउ क्या बोल रहा हूं बेटा, यहां समझना ध्यान से इस कंडीशन को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बेटा। अगर आपको पीपीएम निकालना होगा तो पीपीएम को वैसे ही निकालते हैं जैसे मास परसेंट। पीपीएम निकालने के लिए ऑन मास, जिसका निकालेंगे पीपीएम उसका मास लेंगे बेटा, और इसको डिवाइड करेंगे टोटल मास से, मतलब जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास होगा उससे, तो लिखेंगे टोटल मास। और बेटा पहले मास परसेंटेज लिखते थे तो मल्टीप्लाई बाय 100, अब लिख रहे हैं मिलियन। मिलियन मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर कितना लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, ध्यान रखिएगा, बस इतना ही अंतर है। लेकिन यहां से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, उसको अभी सॉल्व करेंगे बेटा। अगर वैसा क्वेश्चन बनेगा तो मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, पहले आप क्वेश्चन इसको लिख लीजिए, कंडीशन पीपीएम को लिखिए, फिर मैं बताऊंगा कंडीशन। जल्दी फटाफट लिखिए, जल्दी लिखिएगा कंडीशन। पार्ट्स पर मिलियन लिख रहा हूं, यूज्ड ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। पार्ट्स पर मिलियन में लिखिए यूज्ड ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जल्दी लिखिए इसको। लिख रहा हूं कंडीशन बेटा, क्या सुनो ध्यान से क्वेश्चन। लिख रहा हूं सैंपल ऑफ वाटर, a sample of water is contaminated with chloroform, contaminated with chloroform। बोल रहा है एक सैंपल ऑफ वाटर है जो कि क्लोरोफॉर्म से कंटामिनेटेड है, मतलब क्लोरोफॉर्म के रूप में उसमें गंदगी प्रेजेंट है। लिख रहा है द लेवल ऑफ कंटामिनेशन, द लेवल ऑफ contamination is 15 ppm by mass. Express this in first mass percentage और सेकेंड बोल रहा है फाइंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नोट किया जाए। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस के लेवल तक, तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। अगर ऐसा कंडीशन हुआ, क्वेश्चन कैसे करोगे? लिख रहा है सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एक ड्रिंकिंग वाटर है और इसमें कंटामिनेशन जो है बेटा, ये लिख रहा है कंटामिनेशन है क्लोरोफॉर्म CaCl3 का, ठीक है बेटा। अगर वाटर है तो निश्चित तौर पे वाटर सॉल्वेंट होगा ना, और तो अगर ये वाटर सॉल्वेंट हुआ तो क्लोरोफॉर्म क्या होगा? सॉल्यूट होगा। इतना बात तो क्लियर है बच्चों। लिख रहा है द लेवल ऑफ कंटामिनेशन इज 15 ppm। पीपीएम दिया हुआ बच्चों, पीपीएम का वैल्यू गिवन है आपको कितना? 15। बोल रहा है बताओ ये मास परसेंट में वैल्यू कितना होगा? इसको एक्सप्रेस करना है मास परसेंट में। बेटा ये पीपीएम किसका दिया हुआ है? सॉल्यूट का दिया हुआ है, तो आपको मास परसेंट भी किसका निकालना है? सॉल्यूट का निकालना है। जरा देखो बेटा ध्यान से, लिख रहा है कि जो पीपीएम दिया हुआ है द लेवल ऑफ कंटामिनेशन इज 15 ppm, तो कंटामिनेशन किसका है? क्लोरोफॉर्म का है। तो जो आपको लेवल ऑफ कंटामिनेशन दिया हुआ है 15 ppm, वो पीपीएम किसका दिया हुआ है? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूट का पीपीएम दिया हुआ है। बोल रहा है इस पीपीएम को मास परसेंट में लिखो। अगर पीपीएम सॉल्यूट का दिया हुआ बेटा तो मास परसेंट भी किसका? सॉल्यूट का निकालना आपको।
जरा देखना बेटा, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात। हाँ देखो इधर, अभी आप पीपीएम लिखते थे बेटा, तो अब पीपीएम का फॉर्मूला ऑन मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। आप पीपीएम सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो ऑन मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, पीपीएम किसका दिया हुआ है, सॉल्यूट का दिया हुआ है, तो आप ऑन मास में लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट मतलब WB, और अपॉन टोटल मास मतलब WB और प्लस WA लेंगे, और पीपीएम है तो 10 का पावर क्या करोगे, 6 कर दोगे। अब अगर ऐसा कंडीशन हुआ बच्चों तो बड़ा आसान तरीका होगा। क्या आसान तरीका होगा सर, पीपीएम का वैल्यू बेटा 15 दिया हुआ है, और 15 इक्वल टू लिखेंगे WB अपॉन लिखोगे कंडीशन WB प्लस WA, राइट। और इस 10 का पावर 6 को ऐसे लिख दो ना यार, 10 का पावर 2 और 10 का पावर 4 कर दो, यहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो आया समझ में। अब अगर ऐसा कंडीशन है बच्चों तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से जरा, इसको थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करो। देखो इधर, इसको इधर लाओ, तो अगर इधर लाएंगे नीचे तो ये हो जाएगा 15 और अपॉन 10 का पावर 4 इक्वल टू, देखना बेटा, ऑन मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, यही तो मास परसेंट है पूरा। क्या मैं इसको मास परसेंट लिख सकता हूं ना इस पूरे डाटा को, ये लिखा हुआ कंडीशन ऑन मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और इनटू 100, तो मास परसेंट हो गया, और ये हो जाएगा, ये तो इधर आ चुका है, तो देयरफॉर मास परसेंट का वैल्यू निकल गया, मास परसेंट इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 15 इंटू 10 का पावर -4% आ गया मास परसेंट। पहले मुझे बताओ बेटा, पहला पार्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ इधर देखो बेटा, सेकेंड पार्ट बोल रहा है मोलालिटी, आपको मोलालिटी निकालना है, जरा समझना बेटा ध्यान से, ठीक है। अगर मोलालिटी निकालना बच्चों, तो मोलालिटी निकालने का तरीका क्या होगा, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB और इनटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम, ये है बच्चों मोलालिटी, राइट। अब अगर यहां पे देखोगे आप, तो एक बहुत सिंपल तरीका आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, इसको समझो बेटा। यहां से आपका मास परसेंट निकल गया, मास परसेंट का वैल्यू आपने जो निकाला, मास परसेंट आपने निकाला 15 इंटू 10 का पावर -4 निकाला। अब बेटा यहां से देखो ना, आपको पीपीएम 15 दिया हुआ, लेकिन ये सब कुछ भी डाटा नहीं गिवन है। अगर नहीं दिया हुआ है तो बेटा क्या करेंगे, ये सुन लो बेटा, जरा समझने की कोशिश करना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसलिए सुन लो पहले ध्यान से, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल फंस जाएगा। बेटा एक बात सुनो, ये लिख रहा हूं इस तरह से, कंडीशन सुन ला, ये है WB, ये WB, और ये लिख रहा हूं कंडीशन WA, और इनटू इसको लिख रहा हूं 100 और इसको 10 और अपॉन लिख रहा हूं MB, ऐसा लिख रहा हूं। अब मेरी बात सुनना बेटा, यहां से जरा गौर से देखो, क्या ये मास परसेंट है, ऑन मास अपॉन टोटल मास इंटू 100? नहीं है। आप सोच रहे हो सर कैसे होगा ये, टोटल मास तो आपने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास लेना था, पर आपने केवल सॉल्वेंट का लिया। एग्जैक्टली मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, सुनो ध्यान से इधर, यहां हमने मास परसेंट निकाल लिया पीपीएम के हेल्प से सॉल्यूट का, तो मास परसेंट जो हमने निकाला बेटा, वो निकाला सॉल्यूट का ऑन मास अपॉन टोटल मास मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास और इंटू 100, ये वैल्यू निकाला। तो मास परसेंट कितना निकला बेटा, 15 इंटू 10 का पावर -4 निकल गया आपका। समझना ध्यान से बेटा क्या बोल रहा हूं, तो फिर मैं यहीं से आंसर ले आऊंगा, इसको भूल जाओ अभी। देखो इधर ध्यान से बोल रहा हूं कि मास परसेंट 15 इंटू 10 का पावर -4 है ये, और इक्वल टू WB और अपॉन, जरा सुनो बेटा ध्यान से, इसको 100 को नीचे लाओगे, जब ये 100 को नीचे लाओ और ये WB प्लस WA, तो बेटा ये 15 इंटू 10 का पावर -6 हो जाएगा ये ऊपर जाके, इक्वल टू आप लिखोगे WB और अपॉन WB और प्लस WA लिखेंगे। पहले इतना बात आ गया समझ में आपको। अब जरा सुनो बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात, अभी जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली पीपीएम का क्वेश्चन कर रहे हैं, पीपीएम से ही तो मास परसेंट निकाले हैं, लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि सर पीपीएम एक ऐसा कंसंट्रेशन यूनिट है जो कि यूज करेंगे फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। पीपीएम का यूज किसके लिए करेंगे, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए करेंगे। सुनो इधर ध्यान से, तो बेटे अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, बोल रहा अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ तो इस कंडीशन में सॉल्यूट का अमाउंट जो होगा वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा, और अगर बहुत कम होगा तो WB प्लस WA जो हम लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, इसमें हम लोग सॉल्यूट के अमाउंट को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया बेटा तो ये इक्वल टू हो जाएगा WA हो जाएगा, अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दिए बेटा तो यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, बोल रहा हूँ अगर इसको नेग्लेक्ट किया तो ये 15 इंटू 10 का पावर -6 इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय WA आ गया। बोलो यहाँ तक आया।
इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा अब होगा बेटे, मोलालिटी पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो मोलालिटी का फॉर्मूला है WB अपॉन MB और इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके बुक का। सुनो बेटा, WB अपॉन WA पूरा ये डाटा मिल गया आपको, देखो जरा गौर से, WB अपॉन WA पूरा मिल गया ये, तो हम मोलालिटी M इक्वल टू लिखेंगे WB अपॉन WA के जगह में ये पुट करेंगे 15 इंटू 10 का पावर -6 और इंटू हो जाएगा ये 10 का पावर 3 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय, जरा देखो इधर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, रुकना बेटा, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना आपको ना, तो सॉल्यूट क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म का अगर मोलर मास लिखोगे बेटा तो कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन हो गया आपका कितना, बोलो जल्दी, ये 30.5 और ये इंटू हो जाएगा 3। ठीक है बेटा, यहां तक आ गया। अब जरा यहां से देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू मेरे हिसाब से 5 और ये तो मतलब 119.5 आना चाहिए बेटा, ये इतना वैल्यू आ रहा होगा ये। तो यहां से मोलर मास क्लोरोफॉर्म का 119 पॉइंट क्या करेंगे 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 और इंटू ये 10 का पावर -3 बच जाएगा और ये 119.5, यहां से सॉल्व कर लेंगे बेटा, जो आ जाएगा आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सुनना ध्यान से। मैं बोल रहा हूं बेटा आपको मोलालिटी पूछ रहा है, तो मोलालिटी अगर पूछ रहा है सेकंड केस में, तो मोलालिटी WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ना तो क्वेश्चन में WB दिया हुआ है ना WA दिया हुआ है, लेकिन हाँ MB मोलर मास सॉल्यूट का हमें पता है। अगर WB और WA मिल जाए तो मोलालिटी मिल जाएगा। तो WB अपॉन WA कहां से मैंने निकाला, मास परसेंट तो अभी हम लोग निकाल चुके थे क्वेश्चन में इतना वैल्यू, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट जो निकाले थे, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू लिखेंगे ऑन मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास और इंटू 100 कर देंगे, तो मास परसेंट आपका निकल गया ये, और ये हो गया WB अपॉन WB प्लस WA और 100 को नीचे ले आया, ये 100 ऊपर जाएगा, 10 का पावर -6 हो जाएगा, इक्वल टू WB अपॉन WB और WA। बेटा अभी PPM जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये PPM में क्वेश्चन में क्या है, PPM दिया हुआ है, PPM यूज करते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो सॉल्यूट के अमाउंट को नेग्लेक्ट कर देंगे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे WA आ जाएगा, तो यहाँ पे WB प्लस WA की जगह में WA बचेगा, ये WA बचा, तो WB अपॉन WA का वैल्यू आपको मिल गया 15 इंटू 10 का पावर -6, WB अपॉन WA का वैल्यू आपको मिल गया, ये वैल्यू मिल गया, और ये MB आपको पता है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो लेके आ रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है वेपर प्रेशर। डालेंगे हेडिंग नेक्स्ट, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर समझने की कोशिश करना बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग। अभी तक फर्स्ट आर्टिकल पढ़े आप कंसंट्रेशन यूनिट, एक आर्टिकल पढ़ेंगे हम लोग वेपर प्रेशर, एक पढ़ेंगे क्वालिटेटिव और एक पढ़ेंगे दूसरा एबनॉर्मल क्वालिटेटिव, ठीक है, फिर हेनरीज लॉ पढ़ेंगे और चैप्टर एंड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों और बड़ा चैप्टर है थोड़ा। इस चैप्टर के बाद इलेक्ट्रो थोड़ा छोटा है, काइनेटिक्स उससे थोड़ा छोटा है, सरफेस एक सप्ताह का चैप्टर है बस, तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए एकदम, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स जो है इसको बोला जाता है कि थोड़ा टफ चैप्टर है, हालांकि मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि ये टफ चैप्टर है, इजी चैप्टर में से एक है, बहुत इजीली आप इसको पिक कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसको समझने की कोशिश करना। हाँ एक्चुअली बेटा अगर आप लोग कुछ मैसेज कर रहे होंगे ना, तो मुझे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई क्या नहीं दे रहा है, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसमें जो मैं देख रहा हूँ, हाँ नेटवर्क इशू चल रहा है, तो इसलिए आप लोग आराम से लिखिएगा, सुनिएगा, कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सअप पे जो है वो मैसेज कीजिएगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कुछ खुलने में, कोई बात नहीं, आप लोग देख पा रहे हैं इजीली, सबसे अच्छी बात ये है। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये सुन लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको समझ लो। वेपर प्रेशर बताने से पहले कुछ आपको बातें बताऊंगा, उसके बाद बात करेंगे। सुनो, वेपर प्रेशर से पहले सबसे पहला वर्ड जो मैं आपको यूज कर रहा हूं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एक लिखने जा रहा हूं, वेपराइजेशन। सुनो इधर ध्यान से, बोल रहा हूं कंडीशन कि वेपर प्रेशर के अंदर सबसे फर्स्ट वर्ड लिख रहा हूं बच्चों, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या है ये समझो, वेपराइजेशन, ठीक है, ये लिख रहा हूं वेपराइजेशन। अब यहां पे अगर आप देखोगे बेटा, वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड फेज को वेपर फेज में कन्वर्ट करना। वेपराइजेशन मतलब बोल रहा हूं कि लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्ट करना। बिल्कुल पेन वेन रख दो और आराम से मुझे पहले सुनना बेटा, हाँ एकदम नहीं लिखना, बिल्कुल प्यार से सुन लो पहले। बोल रहा हूं वेपराइजेशन का मतलब है कि लिक्विड फेज कन्वर्ट इनटू वेपर, लिक्विड फेज कन्वर्ट इनटू वेपर, राइट, ये कंडीशन कहलाएगा हमारा वेपराइजेशन। अब क्या होगा बेटा एग्जैक्टली, वेपराइजेशन के लिए दो तरीके से वेपराइजेशन होता है बच्चों। बोल रहा हूं कि वेपराइजेशन दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है कंडीशन बॉइलिंग
और एक कंडीशन हो सकता है इवोपरेशन। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर ये दोनों तो सेम कंडीशन है, आपके हिसाब से सेम कंडीशन होगा बच्चों, पर साइंस के हिसाब से और मेरे हिसाब से सेम कंडीशन नहीं है। आप सोचोगे सर कैसे? मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपको बहुत कॉमन एग्जांपल बता रहा हूं, आजकल गर्मी का दिन चल रहा है, तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, कभी जब गांव जाते हो बेटा तो गांव में देखते हो वो जो तालाब वगैरह होता है उसमें पानी होता है, गर्मी के दिन में धीरे धीरे वो सूख जाता है। अगर वो पानी सूख जाता है तो मुझे एक बात सोच के बताओ पहले कि क्या उसका वेपराइजेशन हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। अब वेपराइजेशन जो हुआ होगा तो वेपराइजेशन होने के लिए बेटा उस वाटर को टेम्परेचर कितना मिला होगा? 100 डिग्री मिला होगा, तभी वेपर में गया होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चों। आप सोचोगे सर अगर 100 डिग्री नहीं मिला तो वो बॉयल किया नहीं होगा, और बॉयल नहीं किया होगा तो वेपर में गया नहीं होगा। बेटा बॉइलिंग पॉइंट अलग है, बॉइलिंग अलग है, इवापोरेशन अलग है। कैसे बोल रहा हूं सुनो, अगर पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा उसको इवापोरेट होने के लिए तालाब के पानी को, तो आप वहां बगल में खड़े हैं तो आपको भी तो 100 डिग्री मिलेगा, और 100 डिग्री हमें टेम्परेचर मिल रहा है तो क्या हम उस टेम्परेचर पे जिंदा रहेंगे? क्या नहीं रह सकते ना। लेकिन बोल रहा हूं कंडीशन की जब आप थोड़ा दिन बाद देखते हैं पानी तालाब में देख रहे हैं धीरे धीरे सूख रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। वाटर वेपर में कन्वर्ट होते होते आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो वाटर कन्वर्ट हो रहा है उसी टेम्परेचर पे। उसके लिए 100 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। सो बोल रहा हूं कंडीशन कि बेटा इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन बहुत लो टेम्परेचर पे भी होता है, पर बॉइलिंग जो है बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है बच्चों। दूसरा कंडीशन सुनना बेटा, क्योंकि लोगों के दिमाग में देखना, मैक्सिमम आप क्वेश्चन किसी से करोगे तो मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं इवापोरेशन का ही दूसरा नाम बॉइलिंग है, समझ रहे हो ना? पर वो नहीं है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है ना? बोल रहा हूं बॉइलिंग में भी वेपराइजेशन होगा, वेपर बनेगा, इवापोरेशन में भी वेपर बनेगा, लेकिन इवापोरेशन जो है वो लो टेम्परेचर पे होगा, जबकि बॉइलिंग जो है वो हाई टेम्परेचर पे होगा। दूसरा एक कंडीशन क्या बोल रहा हूं सुनो, अगर इवापोरेशन की बात करेंगे तो इवापोरेशन में केवल सरफेस के पार्टिकल जो है, सरफेस के जो पार्टिकल है वही जाके इवापोरेट करेंगे, लेकिन बॉइलिंग में आपको पूरे बॉडी के पार्टिकल बॉयल होते हैं। पूरे बॉइलिंग कोई भी पार्ट जो है, अंदर के भी पार्ट, बल्क ऑफ बॉडी के पार्ट भी जो होंगे उसमें भी जो सब्सटेंस होगा वो भी जो है वो वेपर बन सकता है, समझ रहे हो? तो दोनों में एक डिफरेंस है बच्चों। बोल रहा हूं कंडीशन कि इवापोरेशन में केवल और केवल जो है वो सरफेस के पार्टिकल जो है वो इवापोरेट करेंगे। जैसे पानी रख दिया आपने, पानी रख दिया तो उसके सरफेस के पार्टिकल ही इवापोरेट कर रहे हैं। आपको सनलाइट पड़ा, मैंने क्या बोला कि बॉइलिंग हाई टेम्परेचर पे होता है, इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, आपने पानी रख दिया, पानी धीरे धीरे सनलाइट पड़ा, इवापोरेट होकर धीरे धीरे खत्म हो गया, कम हो गया। आप कभी गौर किया ना बेटा, आपको मैं बहुत छोटी बात बताता हूं, एक बात समझना ध्यान से। कभी आप जो है एक प्लेट में और गिलास में ऐसे रखना, एक प्लेट लेना और उसके ऊपर गिलास रखना, उसमें पानी भर देना, पानी भर के रख देना आप घर के बाहर आराम से एकदम, ठीक है, और आराम से 2-4 दिन घूमने के लिए चल जाना और उसके बाद आना, या 2-4 घंटे घूमने चला जाना और उसके बाद आ जाना, क्योंकि आजकल 2-4 दिन नहीं जा पाओगे, कोविड-19 की वजह से आप लॉकडाउन चल रहा है ना। थोड़ा देर बाद जब आप आओगे ना 2-4 घंटे बाद, तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। आपको ग्लास के चारों तरफ देखना, एकदम वाटर का ड्रॉपलेट दिखाई देगा, वेपर की तरह दिखता है ना। वो वेपर की तरह जो दिखा उसके लिए क्या आपने कुछ गर्म किया? क्या उसको 100 डिग्री टेम्परेचर दिया बॉयल करने के लिए? क्या बिल्कुल नहीं दिया। इसका मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर, उसी पे वो कुछ वेपर बने होंगे। इसका मतलब इवापोरेशन जो हो रहा होगा वो इवापोरेशन ही है बेटा, वो लिक्विड पार्टिकल गैस में बना होगा। तो इवापोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। सनलाइट थोड़ा मिला, कुछ पार्टिकल उसके इवापोरेट कर गए, वो सरफेस के पार्टिकल इवापोरेट करके आपको वेपर के रूप में पानी गीला गीला दिखाई देता है गिलास के चारों तरफ, देखोगे ना। ये सब तो घर में होने वाला फेनोमेना, आप ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा। तो बेसिकली मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब आ जाओ अपने काम पे, थोड़ा सुनना बेटा। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा देर वेट करो, ठीक है। बोल रहा हूं कंडीशन वेपराइजेशन में लिक्विड फेज कन्वर्ट होगा किसमें? वेपर में। अब वेपराइजेशन 2 तरीके से करते हैं, एक बॉइलिंग की तरह से और एक क्या बोल रहा हूं, इवापोरेशन। बॉइलिंग जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, ये लिख रहा हूं कंडीशन, अकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, अकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, समझ रहे हो कंडीशन, वेरी हाई टेम्परेचर। जबकि बेटा अगर मैं इवापोरेशन की बात करूंगा तो अकर्स एट लो टेम्परेचर, अकर्स एट क्या लिख रहा हूं, लो टेम्परेचर। थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, राइट, ठीक है। ये बोल रहा हूं कि बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा, जबकि ये फेनोमेनन बहुत लो टेम्परेचर पे होगा, राइट, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा हूं कि ये सरफेस फेनोमेना है। इवापोरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेना, मतलब सरफेस के पार्टिकल ही इवापोरेट करेंगे, जबकि यहां पे ऐसा कंडीशन नहीं है बेटा, ठीक है ना। यहां पे क्या बोल रहा हूं, ये बल्क फेनोमेना है, मतलब पूरे बॉडी के पार्टिकल जो हैं वो इवापोरेट, ये बॉईल करेंगे, ठीक है। आप बॉईल करते हो पानी को तो पूरे पार्टिकल ना, अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक के सरफेस तक के सारे पार्टिकल बॉईल होते हैं, तो ये बल्क फेनोमेना है, ठीक है।
बल्क मतलब पूरे बॉडी में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, इसको ध्यान रखना। अब क्या बोल रहा हूँ, इधर सुनो, एक बात और समझा रहा हूँ आपको, समझना ध्यान से। ये तो हुआ इवोपरेशन और बॉइलिंग से वेपराइजेशन बनना, ठीक है, समझ गए बात। एक बात बताओ बेटा, ये हमने कंटेनर लिया, ये हमने क्लोज कंटेनर लिया और इस क्लोज कंटेनर के अंदर हमने पानी रख दिया, ठीक है, ये पानी रख दिया। पानी रखने के बाद इसको हल्का टेम्परेचर दिया, ये नहीं बोल रहा हूं कि बॉईल कर रहे हैं, हल्का टेम्परेचर बढ़ाया। अगर हमने हल्का टेम्परेचर बढ़ाया बेटा, तो निश्चित तौर पे इस वाटर के जो सरफेस के पार्टिकल हैं वो कुछ ना कुछ जो है वो वेपर में कन्वर्ट हुए होंगे। ये वाटर के सरफेस के पार्टिकल कुछ ना कुछ वेपर में कन्वर्ट हुए होंगे। अब अगर यहां से वेपर बनेगा, आप देखोगे पतीले में पानी गर्म करते हो, जब गर्म करते हो तो देखना वाटर के ड्रॉपलेट ऊपर उछलता हुआ दिखाई देता है, देखोगे ना। तो जब यहां से वाटर के ड्रॉपलेट ऊपर उछलते हुए दिखाई देंगे बेटा, तो कुछ तो यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे हमने क्लोज पिस्टन लगा रखा है, इस क्लोज पिस्टन में जाके टकराएंगे और फट जाएंगे। और कुछ जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं जो यहीं से वापस आ जाएंगे, कुछ वाटर के ड्रॉपलेट हैं जो यहीं से क्या होंगे, वापस आएंगे, फिर से वापस आएंगे। मतलब एग्जैक्टली बेटा इसका क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इवोपरेशन। और ये पार्टिकल फर्दर जो है वो क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल जो वेपर बने थे वो वेपर के पार्टिकल फर्दर जो है वाटर बन रहे हैं, इवोपरेट, मतलब इनका कंडेंसेशन हो रहा है। इनका क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। जरा समझना बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आराम से बोल रहा हूं कि वाटर के कुछ पार्टिकल जो है वो गर्म करने पे क्या कर रहे हैं, यहां से टकरा रहे हैं इस कंटेनर के ऊपर से। और जब क्लोज कंटेनर हमने रखा हुआ है, जब इस पिस्टन से टकराएंगे तो कुछ तो जो है वो बस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, लेकिन कुछ वाटर ड्रॉपलेट जो यहां तक नहीं गए वो फिर से वापस आएंगे और वापस होके कंडेंस्ड होके फिर से लिक्विड बना देंगे। समझ रहे हो कंडीशन। तो बेटा यहाँ पे दो तरह का रिएक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है दिक्कत, रिएक्शन कि जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। देखो लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर, और ये वेपर फिर से कंडेंस होकर किसमें आ रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हुआ बेटा वेपर में, और वेपर फिर से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। मतलब एग्जैक्टली बेटा यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और दुनिया में जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो निश्चित तौर पे आपके पास एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, यहां से हम लोग सिलेबस को एकदम रन कर रहे हैं, सिलेबस को नए तरीके से अब लेके आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन सिलेबस का पार्ट है, आपको मजा आएगा पढ़ के, देखना ध्यान से। मैं बोल रहा हूं कंडीशन बेटा रटना नहीं है। मैं आपको चाहूं तो आधा घंटा में पढ़ा के इसको निकल जाऊं, पर अगर आप रटेंगे ना कुछ नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल एकदम फ्रेंकली स्पीकिंग कर रहा हूं आपको, ठीक है ना। इसलिए आराम से सुन लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताइएगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करूंगा कि दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग को बोलना जरूर है बेटा, राइट, ठीक है। देखो मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूं, हाँ, क्योंकि इसको समझने में टाइम लगेगा बेटा, लिखने में नहीं टाइम लगता। मैं बोल रहा हूं कंडीशन बेटे कि हमने यहाँ वाटर लिया और वाटर को गर्म करना शुरू किया, ठीक है। वाटर को जैसे जैसे गर्म किए ये इसका इवापोरेशन होना शुरू होगा, मतलब जो लिक्विड वाटर था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में। अब वेपर के कुछ ड्रॉपलेट ऊपर गए, फिर से वो वापस आ रहे हैं, मतलब जो वेपर था वो फिर से क्या बन रहा है, गैस, ये लिक्विड बन जाएगा। तो जब वेपर फिर से लिक्विड बना क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। सो एग्जैक्टली बेटा बोल रहा हूं, पहले लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर में और फर्दर ये वेपर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। तो ये रिवर्सिबल दिख रहा है, लिक्विड वेपर में, वेपर लिक्विड में, लिक्विड वेपर में, वेपर लिक्विड में। तो मैं बोल रहा हूं कि पूरे दुनिया में क्या, ब्रह्मांड में बेटा जब भी कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होता दिखेगा तो निश्चित कंडीशन एक ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। और जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन यहां पे बनेगा बच्चों, बोल रहा हूं जब इक्विलिब्रियम का यहां कंडीशन बनेगा तो इक्विलिब्रियम पे इस वेपर के द्वारा, इक्विलिब्रियम पे इस वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ये लिक्विड का सरफेस है दिख रहा है ना, लिक्विड के सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, वही एग्जर्टिंग प्रेशर कहलाएगा वेपर प्रेशर। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लिख रहा हूं बच्चों, जरा समझना ध्यान से, ये लिख रहा हूं कंडीशन वेपर प्रेशर। मेरी बात सब लोग समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बोला मैंने वेपराइजेशन और एक वर्ड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है बेटा, कंडेंसेशन में वेपर जो है वेपर फेज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। बोल रहा हूं कंडेंसेशन में वेपर फेज कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज, ये लिख रहा हूं वेपर फेज कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज, ठीक है। तो यहां पे क्या कंडीशन बनेगा, सुनो बेटा आराम से समझना। मैं बोल रहा हूं कि कंडेंसेशन में वेपर फेज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, जबकि बेटा इवापोरेशन में लिक्विड किसमें हो रहा था, वेपर में। तो बेटा जब भी इस तरह से लिक्विड वेपर और वेपर लिक्विड में चले रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो इक्विलिब्रियम का केस होगा। और इक्विलिब्रियम पर बोल रहा हूं एट इक्विलिब्रियम इस वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, जब नीचे आएगा तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना। ये जब पार्टिकल जो वेपर के पार्टिकल हैं जब लिक्विड में आएंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे प्रेशर लगाएंगे
सो बोल रहा हूं इक्विलिब्रियम पे इस वेपर पार्टिकल के द्वारा लिक्विड के सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, वही एग्जर्टिंग प्रेशर कहलाएगा वेपर प्रेशर। बोलो आया समझ में? तो वेपर प्रेशर का एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल के आया बेटा, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर ऑन लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझ में आया? क्या बोला, समझ गए? कि जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे तो उस कंडीशन में वेपर जो है वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, वही एग्जर्टिंग प्रेशर एग्जैक्टली कहलाएगा वेपर प्रेशर। बोलो मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट से बोलो यार, एकदम हाँ बिल्कुल, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होना चाहिए एकदम। ठीक है, अब सुनो इधर, मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा, ये बात ठीक है, डन। सबसे पहले डेफिनेशन लिखने से पहले आप एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा एक साथ। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। अभी डेफिनेशन नहीं लिखना बच्चों वेपर प्रेशर का, एक मिनट रुक जाओ, मुझे कुछ समझाने दो, क्योंकि सारी कहानी इसी से चलनी है बेटा, इसलिए बोल रहा हूं। देखो इधर ध्यान दो, लिख रहा हूं कंडीशन बच्चों कि ये हमने एक कंटेनर लिया था और इस कंटेनर के अंदर हमने पानी भर दिया, ये हमने पानी भर दिया, राइट। ये कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड वाटर भर दिया। अब इसको हल्का हल्का गर्म करना शुरू किया बच्चों, ये धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, ये धीरे धीरे वेपर में गए, कुछ बस्ट हो गया, अगर कुछ वापस फिर से यहां से वेपर के ड्रॉपलेट वापस आना शुरू हो गए, इस तरह से वेपर के ड्रॉपलेट वापस आना शुरू हो गए। तो यहां दो तरह का कंडीशन चल रहा है बच्चों, एक चल रहा है इवापोरेशन और एक वेपर, ये जो वेपर के पार्टिकल हैं ये फिर से लिक्विड में बन रहे हैं, लिक्विड से वेपर का बनना ये कहलाएगा इवापोरेशन। यहां पे क्या लिख रहा हूं कंडीशन, इवापोरेशन। लिखिएगा नहीं, आराम से समझिएगा। और वेपर से फर्दर लिक्विड में ये जो वापस आ रहे हैं ये कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा ये, कंडेंसेशन। मेरी बात समझिएगा बेटा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। दो कंडीशन है बच्चों, एक इवापोरेशन तो दूसरा क्या बोल रहा हूं, कंडेंसेशन। अब बोल रहा हूं बेटा कि पहले इवापोरेट हुआ मतलब लिक्विड वेपर में गया, फिर वेपर लिक्विड में आया, इसका मतलब एक कंडीशन ऐसा हुआ जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ। इतना बात तय हो गया बेटा। मैं आगे बात में करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन रहेगा मेरा कि ये जो इवापोरेशन हो रहा है, अगर मैं रेट ऑफ इवापोरेशन की बात करूंगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो बेसिकली बेटा रेट ऑफ इवापोरेशन लिख रहा हूं डिपेंड्स ऑन, समझिएगा ध्यान से, रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा, बोल रहा हूं कंडीशन कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो डिपेंड करेगा बच्चों सरफेस एरिया के ऊपर। ये सरफेस एरिया ज्यादा है या कम है मेरे भाई? अगर सरफेस एरिया इतना होगा तो सरफेस पे पार्टिकल इतने ही होंगे तो यही इवापोरेट करेंगे। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा पार्टिकल वाटर के होंगे, ज्यादा इवापोरेट करेंगे। सो रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है बच्चों सरफेस एरिया के ऊपर, समझना मेरी बात। अगर सरफेस एरिया ज्यादा हुआ, सरफेस एरिया अगर ज्यादा हुआ तो निश्चित तौर पे बोल रहा हूं सरफेस एरिया ज्यादा मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन सरफेस क्या होगा, ज्यादा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे ऑन कहां पे बोल रहा हूं, सरफेस, सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। और अगर मॉलिक्यूल सरफेस पे ज्यादा होगा बेटा तो ये ज्यादा इवापोरेट होगा, तो इस कंडीशन में रेट ऑफ इवापोरेशन भी जो है वो ज्यादा होगा। पहले मेरे को इतना बात समझ में आ गया बेटे? ये तो हुआ कंडीशन किसका, इवापोरेशन का, कि रेट ऑफ इवापोरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा हूं बच्चों, रेट ऑफ कंडेंसेशन। सुनो इधर, यहां लिख रहा हूं कंडीशन रेट ऑफ कंडेंसेशन। बेटे अगर सरफेस एरिया कम है तो कम पार्टिकल इवापोरेट हुए थे तो भैया कंडेंस भी कम होंगे, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो वेपर में कन्वर्ट हुए वो ज्यादा हैं, और अगर वेपर में कन्वर्ट होने वाले पार्टिकल ज्यादा हैं तो इनके कंडेंस होने के चांस भी क्या हैं, ज्यादा हैं। मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो रेट ऑफ कंडेंसेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल कितने ज्यादा वेपर में कन्वर्ट हुए हैं। जितने ज्यादा वेपर में गए होंगे वो ज्यादा कंडेंस होके आएंगे। लेकिन ये सारे फेनोमेना क्लोज कंटेनर के अंदर है, ओपन अगर हुआ तब तो सब उड़ जाएंगे भैया ऊपर ही, समझ रहे हो कंडीशन? ये क्लोज कंटेनर के अंदर की बात कर रहा हूं। सो बोल रहा हूं कंडीशन बेटा कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस पे मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, ज्यादा इवापोरेट करेगा, वेपर ज्यादा बनाएगा, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल होंगे इनके कंडेंस होने के चांस भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा।
सो रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड किस पे करेगा बेटा? रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वेपर फेज कितने ज्यादा हुए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर फेज में कितने ज्यादा गए। सो बोल रहा हूं कि रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स ऑन, लिख रहा हूं डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज। समझिएगा पूरी बात ध्यान से बेटा। वेपर फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितना ज्यादा होगा कंडेंसेशन का रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यार से समझिएगा बेटा, ठीक है। बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितना ज्यादा होगा उतना ही। देखो बेटा एक बात और सुनो कि सर कंडेंसेशन हुआ क्यों, बड़ी बारीकी से सोचना, किताबों में लिखा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा इवोपरेट हुए तो वेपर वेपर के बीच में कोलिजन ज्यादा होगा ना, जितना ज्यादा इवोपरेट होंगे। मान लो यहाँ पे इवोपरेट 2 ही पार्टिकल हुए तो भाई ये तो बहुत दूर दूर होंगे, इनके बीच में कोलिजन कम। पर अगर कोलिजन अगर वेपर में ज्यादा बने तो ज्यादा बनेंगे तो वेपर वेपर के बीच में कोलिजन क्या होगा बेटा? ज्यादा। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर फेज में ज्यादा, इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन वेपर क्या होगा बेटा? ज्यादा। जरा मेरी बात समझना। आप सोचोगे सर नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? अरे भाई नंबर ऑफ कोलिजन अगर ज्यादा हुआ, कोलिजन देखो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज उतना ज्यादा होगा। तो बेटा जितना ज्यादा कोलिजन होगा तो उतना एनर्जी रिलीज क्या होगा? ज्यादा। और अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा हो गया, एनर्जी रिलीज अगर बढ़ गया बेटा, एनर्जी इसने रिलीज कर दिया तो इसके पास एनर्जी बचेगा कम, और जिसके पास एनर्जी कम होगा वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और आपको पता है गैस से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? लिक्विड। इसलिए यहाँ पे ये गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा और कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। बोलो आया समझ में? सो बेटा यहाँ पे क्या कंडीशन हुआ? बोल रहा हूँ एनर्जी रिलीज जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन उतना ज्यादा होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। पहले ये 2 बात आपको समझ में आ गया। अब बोल रहा हूं बेटा एक ऐसा कंडीशन आ रहा है जहां इक्विलिब्रियम आ रहा है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा? जितना इवापोरेशन होगा उतना ही क्या होगा? कंडेंसेशन। सो लिख रहा हूं कंडीशन कि एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम का केस होगा तो यहां पे रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। पहला इतना बात तो समझ गए। अब अगर इतना समझ गए बेटा तो आप सारी बात समझ जाओगे। कैसे बेटा? जरा देखो ध्यान से। इतना पता चल गया। सो बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम पे इस वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा, यही एग्जर्टिंग प्रेशर कहलाएगा। क्या? वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन निकल के अब आया बच्चों कि वेपर प्रेशर क्या लिखेंगे? द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन क्या? द प्रेशर exerted by vapor on liquid surface, pressure exerted by the vapor on liquid surface when liquid and vapor are in डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ गए? इज नोन एज वेपर प्रेशर। नोट कर लीजिए बेटा, रटने की जरूरत नहीं है। किसी चाहे थ्योरेटिकल पार्ट हो चाहे तो वो मैथमेटिकल पार्ट हो, उसके कॉन्सेप्ट पे जाइए। कल से बिल्कुल आपको मैथमेटिकल पार्ट दिखाई देगा, लेकिन अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है तब समझ लीजिए आपको बहुत सारा बात समझ में आ जाएगा इस चैप्टर का।